इस वक्त बानोट कमरे में दाखिल हुआ। इसने हाथ में एक छींका उठा रखा था जिसमें चाय के 3 गिलास रखे हुए थे। इसने लालटेन एक तरफ सिरका कर तीनों गिलास मेज पर रख दिए और तार और छींका दरवाजे की तरफ उछाल दिया। वो खुद दूसरी चारपाई पर बैठ गया था। मैंने गिलास उठाकर चाय की 2-3 चुस्कियां भरी। अच्छी चाय थी। गिलास मेज पर रख दिया और जेब से 2000 रुपए के नोट निकाल कर शक्ति के तकिए के नीचे रख दिए। तुम कोई बात नहीं करोगे? मैं शक्ति के चेहरे के तासुरात देखते हुए बोला। ढंग से अपना इलाज कराओ और जल्दी से अच्छे हो जाओ। अभी तुम लोगों को काम करना है। और तुम्हारा तीसरा दोस्त कहाँ है? क्या बना इसका? मैंने तीसरी चारपाई की तरफ देखा। मिट्ठू राम वो इलाके में घूम रहा है। शक्ति की बजाय भानोट ने जवाब दिया। हम बातें करते और चाय पीते रहे और फिर भानोट खाली गिलास लेकर चला गया। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने शक्ति की तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझे प्रोफेशनल तो नहीं लगते और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो तुम्हारा ताल्लुक भी किसी अच्छे और शरीफ घराने से है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा ताल्लुक वाकई एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने से था, मगर अब वो ख़ानदान ही मिट चुका है। शक्तिलाल ने कहा। हम 2 बहन भाई थे और मेरी दीदी पुष्पा। मेरे पिताजी का देहांत तो इस वक्त हो गया था जब मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी। इसका सारा कारोबार माताजी ने संभाल लिया। वो बड़ी हिम्मत वाली औरत थी। अहमदाबाद में हमारी खिलौने बनाने की फैक्ट्री थी जिसके तैयार किए हुए खिलौने पूरे भारत में पसंद किए जाते थे। मुझे याद है कि हम जिस बंगले में रिहाइश पजीर थे वो महल की तरह बहुत वसी और अरीज और शानदार था। 1 साल बाद माताजी का भी देहांत हो गया। सारा बिजनेस मेरे ताऊ ने संभाल लिया। उन्होंने मेरी दीदी की शादी अपने आवारा और शराबी बेटे से कर दी। इसके चंद महीनों बाद मुझे सैकड़ों मील दूर बंगलोर के एक अनाथ आश्रम में दाखिल करा दिया गया। आश्रम वालों को अच्छी खासी रकम दी गई थी। वो मेरी कड़ी निगरानी रखते थे। 1 साल तक तो मुझे बिल्डिंग से ही नहीं निकलने दिया गया। मैं तकरीबन 6 साल इस अनाथ आश्रम में रहा और फिर मुझे एक जराइम पेशा गिरोह के हाथ फरोख्त कर दिया गया। वो लोग मुझे बम्बई ले गए। अनाथ आश्रम में मुझे बातों ही बातों में ये बावर कराने की कोशिश की जाती रही कि मैं एक बहुत गरीब घराने का फर्द हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन मैं अपने स्वर्गवासी माता पिता और अपनी दीदी को कैसे भूल सकता था। मुझे वो शानदार बंगला भी याद था जहाँ मेरी ज़िंदगी के इब्तदाई 6-7 साल गुजरे थे। बम्बई आने के बाद मैंने 1-2 मरतबा भागने की कोशिश की, मगर वो बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह था। वो लोग नौउम्र लड़कों से वारदातें करवाते थे और हर लड़के पर कड़ी नज़र रखते थे। मुझे मारपीट और जेब तराशी सिखाई गई। एक रोज़ सिनेमा के सामने एक आदमी की पॉकेट मारते हुए मैं पकड़ा गया। भागने की कोशिश में वो आदमी जख्मी हो गया। इसका एक हाथ कलाई से कटकर बाजू से अलग हो गया। मैंने चाकू से इस शख्स पर हमला किया था, मगर मुझे तवक्का नहीं थी कि मेरा वार इस कदर कारगर साबित होगा। अदालत ने मुझे 7 साल की सज़ा सुना दी। मैं जेल में भी दंगे फसाद करता रहा, जिससे मेरी सज़ा बढ़ती रही। कई वार्डन मेरे हाथों ज़ख्मी हो चुके थे और हर मरतबा मेरी सज़ा में इजाफा होता रहा। इस तरह मुझे 7 की बजाय 12 साल जेल में गुजारने पड़े। जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। बचपन की यादें अब भी मेरे जहन में ताज़ा थी। जेल से बाहर आते ही कई गिरोह के लोगों ने मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, मगर मैं इनसे दूर हटता रहा। चंद रोज़ बम्बई में गुजारने के बाद मैं अहमदाबाद आ गया। मेरा ताऊ अगरचे 60 साल का हो चुका था, लेकिन वो अब भी इस तरह हट्टा कट्टा था जैसे मैंने इसे बचपन से देखा था। इसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इस वक्त ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि शादी के 1.5 साल बाद मेरी दीदी का भी देहांत हो गया। किचन में काम करते हुए इसके कपड़ों में आग लग गई थी और वो जल कर मर गई थी। दीदी की मौत के बाद ताऊ ने सारी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवा ली और मेरे बारे में ये मशहूर कर दिया कि मेरा एक हादसे में इंतकाल हो गया था और लोगों के सामने मेरा क्रियाक्रम भी कर दिया गया था। ताऊ और इसके बेटे ने जिस तरह मुझे धक्के देकर घर से निकाला था वो मैं आज तक नहीं भूल सका। मुझे यकीन हो गया कि जिस तरह मुझे अनाथ आश्रम में दाखिल करवाया गया था, इस तरह मेरी दीदी को भी कत्ल कर दिया गया था ताकि ताऊ हमारी जायदाद पर कब्जा कर सकें। मैंने ताऊ और इसके बेटे के खिलाफ मुकदमा कर दिया, मगर इसका हशर वही हुआ जो होना था। मैं कलाश था। ताऊ के पास दौलत। इसने साबित कर दिया कि इसके भतीजे का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और मैं फ्रॉडिया हूँ। मुकदमा ख़त्म होने के बाद मैं मुंबई वापस चला गया। वहाँ मैंने अपने कुछ हिमायती पैदा कर लिए। ये बानोट, राजू और मिट्ठू राम मेरे इस वक्त के दोस्त हैं। उन्होंने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। 2-3 महीनों के बाद मैं एक रोज़ चुपके से अहमदाबाद आ गया और अपने ताऊ को कत्ल कर दिया। ताऊ के बेटे ने पुलिस में मेरा नाम लिखवा दिया था। तीसरे दिन मुझे बम्बई से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैंने अदालत में साबित कर दिया कि जिस रात अहमदाबाद में मेरे ताऊ का कत्ल हुआ उस रात मैं मुंबई में मौजूद था। मुझे कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया, मगर पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे बम्बई में भी चैन से नहीं टिकने दिया गया। मैं अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ शहरों में फिरता हुआ जयपुर आ गया। हम चारों मेहनत मजदूरी करके शराफत की ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, मगर हमारे हाथों पर जराइम पेशा होने के ठप्पे लग चुके थे। हमारे दामन दागदार हो चुके थे। आखिरकार हमने इस दलदल में उतरने का फैसला कर लिया। 4 साल पहले हम यहाँ आए थे।
यहाँ सीज़न चल रहा था, बड़ी रौनक थी। यहाँ हमारी दादागिरी चल गई और फिर हम हर हाल सीज़न में यहाँ आने लगे। यहाँ के छोटे छोटे मुकामी गुंडों ने भी हमारी बर्तरी मान ली थी। ताहम एक दो बड़े गुंडे ऐसे थे जो हमारे लिए ख़तरा थे, मगर हमने इनके मुंह लगने की कोशिश नहीं की। ये सीज़न हमारे लिए बहुत बुरा साबित हुआ। यहाँ के हालात एकदम बिगड़ गए, रौनक उजड़ गई। नागराज के आदमियों ने खौफ और हिरास फैला दिया। सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोग वापस जाने लगे। यही लोग दरअसल हमारे आमदनी का जरिया थे और इस रोज़ तुम्हें देखा तो मेरा माथा ठनका था। मेरा ख्याल था कि हमारी रोज़ी में लात मारने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने तुमसे उलझने की कोशिश की थी, मगर क्या पता था कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त होगे। मैंने तो वाकई तुम्हें गुरु मान लिया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इसमें शुबा नहीं कि नागराज वाकई दुनिया का सबसे ख़तरनाक आदमी है। कोई इसके सामने नजरें नहीं उठा सका, मगर तुमने तो इसे तंगी का नाश नचा रखा है। वो धरती पर बोझ है और धरती को इस बोझ से निजात दिलानी है। मैंने इसे ये बताने की ज़रूरत नहीं समझी थी कि मैं दरअसल नागराज को कत्ल क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने उठते हुए कहा, तुम अपना इलाज कराओ और आराम करो, मैं एक दो दिन बाद तुमसे मिलूंगा। अपन तो हर वक्त हाजिर होंगे, शक्तिलाल ने कहा। इस वक्त बानोट भी वापस आ गया था। मैंने इन दोनों से हाथ मिलाया और इस कदीम अस्तबल से बाहर आ गए। राजेंद्र मार्ग पहुंचने में मुझे चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। इस वक्त 9:15 बज रहे थे। मैं प्रेम नुरस रेस्टोरेंट में रत्ना से मिलना चाहता था। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो देर तक ड्यूटी पर रह रही थी। इस रात जब पहली मरतबा रत्ना से मुलाकात हुई थी तो मैं इसे एक नाइट क्लब में ले गया था, जहाँ नागराज को आते देखकर मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया था और इसे हाल में ही छोड़कर एक वेटर के भेस में दफ्तर वाले कमरे में घुस गया था, जहाँ नागराज से दो हाथ करने के बाद पिछली खिड़की से फरार हो गया था। रत्ना क्लब ही में रह गई थी। बाद में मुझे ख्याल आया था कि चूंकि रत्ना को मेरे साथ क्लब में दाखिल होते देखा गया था, इसलिए हो सकता है कि बाद में इसे पकड़ लिया गया हो और तशद्दुद करके इसे मौत के घाट उतार दिया गया हो। लेकिन कई रोज़ बाद रत्ना को जिंदा सलामत देखकर मुझे इत्मीनान हुआ था। पिछले इन चंद दिनों के दौरान मैं 3-4 मरतबा प्रेम नुरस रेस्टोरेंट में गया था और जानबूझकर ऐसी टेबल पर बैठा था जहां रत्ना ग्राहकों को सर्व करती थी। सिर्फ एक मरतबा इसने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा था, मगर वो मुझे पहचान नहीं सकी और मुझे यकीन था कि वो आज भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो रत्ना को देखकर मुझे इत्मीनान सा हुआ, लेकिन मैं इसकी मखसूस मेज़ों में से किसी पर बैठने की बजाय दूसरी मेज़ पर बैठ गया, जहाँ नाटे कद की एक और सांवली सी लड़की सर्व कर रही थी। रेस्टोरेंट में इस वक्त ज़्यादा रश नहीं था। कई मेज़ें ऐसी थीं जिन पर सिर्फ एक या दो ग्राहक बैठे हुए थे। मैं चाय के साथ सैंडविच और रत्ना की तरफ देखता रहा, जो इन्हें अपनी मेज़ों पर ग्राहकों को सर्व करने में मसरूफ़ थी। ठीक 10 बजे रत्ना काउंटर पर हिसाब देने के बाद रेस्टोरेंट के पिछले एक दरवाजे में दाखिल हो गई। मैं समझ गया कि इसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। मैंने वेट्रेस को बुलाकर बिल अदा किया और रेस्टोरेंट से बाहर आकर मुड़ के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद रत्ना रेस्टोरेंट से बरामद हुई। इसने शलवार कमीज पहन रखी थी, बैग कांधे पर लटका हुआ था। दराज कद और गुदाजो सडोल जिस्म होने की वजह से ये लिबास भी रत्ना पर खूब जच रहा था। मैं वहाँ खड़ा इसे देखता रहा। वो तकरीबन 20 गज आगे निकल गई तो मैं भी हरकत में आ गया और अगले मोड़ पर पहुंचने से पहले इसके बराबर पहुंच गया। हेलो सोनियो, कल्ले कल्ले किथे सैरा होन डैया ने, मैंने इसके साथ साथ चलते हुए पंजाबी में कहा। वो चौंक गई। इसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा कल्लियाँ जाना पसंद नहीं तो तुसी भी मेरे नाल चलो। इसने भी पंजाबी में ही बात की थी। वेरी गुड, कहाँ चलना है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। जहाँ कहो, मगर 200 रुपये होंगे। रात भर अपने पास रखना चाहो तो 1000। इसने 2 टोक अल्फाज में अपनी फ़ीस बता दी। नो प्रॉब्लम, मैंने कहा, मगर मैं गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूँ जिसकी बदसूरत मालका खूबसूरत लड़कियों से एलर्जिक है। तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। तुम्हारा घर कैसा रहेगा? मैं रात तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। ऐसी सूरत में 100 रुपया घर का किराया भी होगा, रत्ना ने कहा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो 100% कारोबारी लहजे में बात कर रही थी। नो प्रॉब्लम, मैंने फिर वही अल्फाज दोहराए। हम कनॉट हाउस पैलेस हाउस के पहलू से गुजरते हुए अकवी गली में आ गए और फिर एक और गली में खूबसूरत मकान के सामने रुक गए। इसने बैग में से चाबी निकालकर बाहर का दरवाज़ा खोला और पहले मुझे अंदर दाखिल होने के लिए रास्ता दिया और फिर खुद अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये नहायत मुख्तसर सा आंगन था। बाएं तरफ की दीवार से मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस आंगन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और जब हम मकान में दाखिल हुए तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। मकान को अंदर से भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। इस तरफ 2 कमरे थे, पिछली तरफ बाथरूम था, एक छोटा सा किचन भी था। रत्ना मुझे जिस कमरे में लेकर आई, इसमें एक डबल बेड, 2 कुर्सियाँ, एक छोटी टेबल और ज़रूरत की सिर्फ चंद चीज़ें थीं। एक तरफ दीवार में हज़मी अलमारी भी बनी हुई थी। रत्ना ने ताला खोलकर अपना बैग अलमारी में रखा और बेड के करीब कुर्सी पर पड़ा हुआ शब ख्वाबी का लिबास उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा और फिर एक कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना की वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई थी। इसे देखते ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया।
सांस की रफ्तार एकदम तेज हो गई और सनसनी की लहरें पूरे जिस्म में फैलती चली गईं। रत्ना बेड की पुश्ते से टेक लगाकर इस तरह बैठ गई कि मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। वो तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए बोली। रेस्टोरेंट से निकली तो दिल चाह रहा था कि घर जाते ही बिस्तर पर गिरकर सो जाऊं, मगर तुम्हारे मुंह से पंजाबी सुनी तो तुम्हें इनकार न कर सकी। घर से दूर किसी को अपनी जुबान बोलते देखकर खुशी होती है। पंजाब में कहाँ के रहने वाले हो? मैं कसूर का रहने वाला हूँ रत्ना जी, मैंने जवाब दिया। तुम भूल गई हो, हम चंद रोज पहले मिल चुके हैं, मैंने कहा। क्या? इसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। कई रोज पहले मुझे एक पंजाबी नौजवान मिला था जो मुझे हिल लॉक होटल ले गया था, और वहाँ वो कहते कहते रुक गई। इसकी आंखों में वहशत सी उभर आई थी। तुम वही तो नहीं? बिल्कुल वही हूँ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर डरने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद भी मैं कई मरतबा रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ। परसों रात भी आया था। मेरे साथ एक खूबसूरत औरत थी, तुमने हमें चाय सर्व की थी। इस दौरान एक और खूबसूरत औरत भी वहाँ आ गई थी। बेला, इसके मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ, मेरे होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मेरा दिमाग घूम रहा है। इसने टांगे समेट कर सर को दोनों हाथों में थाम लिया। इस रात तुम होटल के मालिक रवि पंडित को कत्ल और नागराज को घायल करके भागे थे। तुम तो फरार हो गए थे और नागराज के आदमियों ने होटल में क़यामत मचा दी थी। मैं इस रात बाल बाल बची थी। वो खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद इसने सर से हाथ हटाए और मेरी तरफ देखते हुए बोली। गड़बड़ का एहसास होते ही मैं किचन वाले दरवाजे से बाहर निकल गई थी। अगर चंद मिनट वहाँ रुकती तो मुझे मार दिया जाता। इन्हें इस औरत की तलाश थी जिसके साथ तुम होटल में दाखिल हुए थे। मैं बड़ी मुश्किल से छुपती छुपाती यहाँ तक पहुँची थी और फिर 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। मैं जानती थी कि अगर पहचान ली गई तो जिंदा नहीं बचूंगी। इस वक्त तो बच गई थी, मगर फिर आ गए हो। अगर इन लोगों को शुबा भी हो गया तो तुम्हारे साथ मेरे शरीर के भी टुकड़े कर देंगे। परेशान क्यों होती हो रत्ना, मैंने कहा। नागराज के आदमी पिछले 3 महीनों से मेरी तलाश में है और आज तक मेरा सुराग नहीं लगा सके। हालांकि मैं आज़ादी से घूम फिर रहा हूँ। अव्वल तो किसी ने मुझे तुम्हारे साथ आते हुए देखा नहीं, और बिलफर्ज किसी ने देख भी लिया होगा तो वो नहीं समझेगा कि मैं कौन हूँ। तुम कहते हो वो लोग तुम्हें नहीं पहचानते, लेकिन कल बेला भी तुम्हारे साथ बैठी हुई थी। इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है वो नागराज की रखेल है और बड़ी खतरनाक औरत है। क्या वो तुम्हारे बारे में नागराज को नहीं बताएगी? इसके बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। कल मैंने जानबूझकर अपने आप को इस पर जाहिर किया था। दरअसल इसके जरिए मैं एक पैगाम नागराज तक पहुंचाना चाहता था। मैंने बेला की मुलाकात के सिलसिले में थोड़ा सा झूठ बोला, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। तुम अरसे से यहाँ रह रही हो, नागराज के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती हो। वो इंसान नहीं शैतान है। हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल, क्या ऐसे शख्स को जिंदा रहने का हक हासिल है? मैं एक बार फिर खामोश हो गया। मैंने रत्ना पर भी वही हथकंडा इस्तेमाल किया जो शक्ति पर भी कामयाबी से आजमा चुका था, और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मैं रत्ना को भी कायल करने में कामयाब हो गया कि नागराज जैसे शख्स को जीने का कोई हक हासिल नहीं है। ऐसे लोगों का तो वजूद ही मिटा देना चाहिए। रत्ना की बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो दहशतगर्दी के कैंप के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कैंप की तबाही के बाद आम शहरियों की तरह इसे भी सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि वो भारतीय सेनाओं की तरबियत का कैंप था जिसे एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने तबाह कर दिया था, और मजीद खौफ हिराज फैलाने के लिए इस दहशतगर्द ने एक मंदिर को भी आग लगा दी थी जिसमें सैकड़ों बेगुनाह जलकर राख हो गए थे। ऐसा नहीं है, मैंने इसे समझाते हुए कहा। वो भारतीय सेनाओं की ट्रेनिंग का नहीं, इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग का कैंप था जिनके जरिए पाकिस्तान में तबाही फैलाई जा रही है। हज़ारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और तुम्हें मेरी बात का शायद यकीन ना आए, लेकिन सच यह है कि नागराज दहशतगर्दी के इस कैंप का इंचार्ज है। इसने दहशतगर्दी के ऐसे ऐसे तरीके आज़ाद किए हैं कि शैतान भी काम कर रह जाए। बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर, मिनिस्टर, यहाँ तक कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर भी इसके दबाव में है। वो सब इससे खौफजदा हैं। नागराज ने अपने गिर्द ताकत का एक बहुत मजबूत हिसार कायम कर लिया था। अपनी इस ताकत और इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इसने नाला सरकारी अफसरों को भी कत्ल करवा दिया जिन्हें इसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ था। लेकिन अब इसकी ताकत का ये हिसार टूट रहा है। मैंने इसमें दरारें डाल दी हैं। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। इसमें शुबा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से इख्तलाफात रहे हैं और यही इख्तलाफात 3 बड़ी जंगों का बाइस बन चुके हैं। लेकिन इन जंगों में नुकसान किसका हुआ? अवाम का। किसी नेता के ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी जंग में नहीं मारा गया। ये वही हुक्मरान है जो शुरू से अब तक हम और तुम पर हुकूमत करते चले आ रहे हैं। क्या तुमने कभी सुना है कि नेहरू ख़ानदान का कोई फ़र्द महाज जंग पर मारा गया हो या घायल हुआ हो? नादरा शास्त्री, मुरारजी देसाई गुजराल, वाजपेयी या किसी भी हुक्मरान का नाम लेकर बता दो कि इनमें से किसी के बच्चे अनाथ हो गए हैं
नहीं रत्ना, कुर्बानी का बकरा तो आवाम को बनाया जाता है, तोपों के गोले हम पर बरसते हैं, घर हमारे उजड़ते हैं, औरतें हमारी बेवा होती हैं और बच्चे हमारे यतीम होते हैं। इन बदमाशों के घरों में तो इस वक्त भी रक्सो सुरूर की महफिलें जमी होती हैं जब अवाम जंग का अजाब सह रहे होते हैं। और ये कैसी सियासत है कि अपने कदम जमाए रखने के लिए दूसरे मुल्कों के बेगुनाह शहरियों पर गोलियां बरसाई जाएं। अगर तुम्हारे शहरों में सड़कों पर चलते फिरते मासूम और बेगुनाह लोगों को अचानक गोलियों से भून दिया जाए, रोजाना हर गली से 10-10 अर्थियां उठने लगें, मौत के खौफ से बारौनक गलियां और बाजार उजड़ जाएं, तो तुम क्या सोचोगी? नहीं रत्ना, ये सियासत नहीं, ये लोग सियासतदान नहीं, ये तो वो जुनूनी हैं जो हर कीमत पर अपना इक़्तिदार कायम रखना चाहते हैं। इन्हें इस बात से कोई गरज नहीं कि इनके मसंदे इक़्तिदार के नीचे कितने बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई हैं। मैं एक बार फिर खामोश हो गया। रत्ना खामोश थी, बैठी मेरी सूरत देख रही थी। इसके चेहरे के तासुरात हर लम्हा बदल रहे थे। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मैं पाकिस्तान का एजेंट, जासूस या दहशतगर्द नहीं हूँ। मुझे भी पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ लाया जा रहा है ताकि मेरी ब्रेन वॉशिंग करके दहशतगर्दी की तरबियत देकर मुझे इंसानी बम बना दिया जाए और मैं पाकिस्तान वापस जाकर अपने ही लोगों पर मौत बरसाने लगूं। ये बेला ही मुझे लेकर आई थी, लेकिन मैं इनके शिकंजे से भाग निकला। और अगर मैं अपने लोगों को बचाने के लिए इन जुनूनियों के खिलाफ महाज़ारा हो गया हूँ तो मैंने क्या गलत किया है? अपनी दफा का हक सबको है, ख्वाह इसका ताल्लुक किसी भी कौम से हो। मैं जानता हूँ कि सिर्फ चंद जुनूनियों को ख़त्म करके ये अमन कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अरसे के लिए ही सही इनके कदम रोके जा सकते हैं। अब तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या ये सब कुछ न करती? बल्कि तुम तो खुद इस किस्म की सूरत हाल का शिकार हो। तुम्हारा ताल्लुक यकीनन एक शरीफ घराने से है, मगर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है। वो कोई भी था, क्या इन लोगों से अलग हो सकता है? नहीं, ये सब एक हैं। इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ है। नागराज और इसके आदमी लोगों को ज़िंदगी से महरूम कर देते हैं और तुम्हारे साथ ज्यादती करने वाले ने तुम्हारी माशरती ज़िंदगी की हत्या कर दी है। तुम्हारी मर्जी और इरादे का कोई दखल नहीं तुम्हें इस मकाम तक पहुँचाया गया है जहाँ तुम खुद अपनी नज़रों से भी गिर गई हो। क्या तुम्हारे सीने में अपनी इस बर्बादी के इंतकाम की आग नहीं भड़क रही? क्या तुम खामोश रहोगी और सारी ज़िंदगी तबाह बनी रहोगी? नहीं रत्ना, नहीं। तुम एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो। तुम यकीनन बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। दूसरों के सामने सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलना चाहती हो। दूसरों की आंखों में आंखें डालकर चलना चाहती हो। मैं गलत नहीं कह रहा रत्ना। मैं कुर्सी से उठकर इसके करीब पलंग की पट्टी पर बैठ गया। रत्ना चल लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर इसने आगे झुककर अपना सर मेरे कांधे पर टिका दिया। मैं अपनी बर्बादी को कभी नहीं भूली। वो सिसकी सी भरते हुए बोली, लेकिन मैं कमज़ोर और मजबूर औरत क्या कर सकती हूँ? हमारे माशरे में तो औरत के लिए जवान और हसीन होना इसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन जाता है। अगर वो अकेली और बेसहारा हो तो भेड़िए इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने बॉस से धोखा खाने के बाद शायद मैं संभल जाती, मगर मैं खूनखार भेड़ियों के हिसार में फंस गई थी। वो मेरे हमदर्द और मुहाफिज बनकर मेरी बोटियां नोचते रहे और मैं कुछ न कर सकी। मैं अब भी अपना इंतकाम लेना चाहती हूँ, मगर किससे लूँ? जिसने तुम्हें इस रास्ते पर धकेला था। मैंने जवाब दिया, इसे तो एहसास भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ क्या कर चुका है। वो तो अब भी ऐश कर रहा होगा और हो सकता है कि वो तुम्हारी तरह कई और लड़कियों की जिंदगियां भी बर्बाद कर चुका हो। काश मेरी आशा पूरी हो सकती। मैंने इसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। रत्ना कुछ और आगे सिरक गई। अब हमारी गुफ्तगू का मौजू भी बदल गया था। इसने मेरी कमीज़ के बटन खोल दिए और मेरे बालों भरे सीने पर हाथ फेरने लगी। मेरी कैफियत ऐसी थी जैसे किसी तालाब में पानी के पुरसुकून सतह पर कंकर फेंक दिया गया हो। हैजान खेज लहरें मेरे अंदर चारों तरफ फैलने लगी। रत्ना की सांसों की गर्मी ने मेरे अंदर आग से भड़का दी थी और यह आग इस तरह फैली कि मेरे लिए इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया और मैं शोलों में घिरा हुआ इस अलाव में जलता रहा। होश इस वक्त आया जब तूफान गुजर चुका था। मैं बेड पर अकेला पड़ा गहरे गहरे सांस ले रहा था। रत्ना वहाँ नहीं थी। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। अभी चंद मिनट पहले रत्ना इन लोगों के बारे में बातें कर रही थी जिन्होंने हमदर्द बनकर इसको लूटा था। मैंने भी इससे हमदर्दी का इजहार किया था। इसे दुनिया की मजलूम तरीन औरत करार देकर इसका हौसला बढ़ा दिया था। इसकी बर्बादी का इंतकाम लेने के लिए इसका साथ देने के दावे कर रहा था, लेकिन मैंने इसके साथ क्या किया था? मैं इन लोगों से कितना मुख्तलिफ साबित हुआ था जो हमदर्द बनकर इसे लूटते रहे हैं। ये सब कुछ सोचते हुए दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मैंने रत्ना के साथ कोई धोखा नहीं किया था।
इसे कोई फरेब नहीं दिया था। वो तो बहती हुई गंगा थी जिसमें मैंने भी हाथ धो लिए थे। इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने सामने दीवार पर लगी हुई खिड़की की तरफ देखा। 12:15 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया और फिर कदमों की आहट सुनकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। रत्ना दोनों हाथों में चाय के मग उठाए अंदर दाखिल हुई। इसने वही शफ़-ख़्वाबी का लिबास पहन रखा था। मैंने बेड पर पड़ी हुई चादर अपने ऊपर डाल ली। मैं तो समझी थी तुम सो गए हो। इसने दोनों मग मेज़ पर रख दिए और ख़ुद सामने कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन मैं आज तुम्हें सोने नहीं दूंगी, इसलिए ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय बना कर लाई हूँ। तुम्हारी बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। आज मैं सारी रात तुमसे बातें करूंगी, बहुत सारी बातें। लो चाय पियो ताकि तुम्हारी नींद उड़ जाए। नींद तो क्या, मेरे तो होशो हवास भी उड़ चुके थे। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा और मग इसके हाथ से ले लिया। मैं तो पता नहीं किस किस के होश उड़ा चुकी हूँ, खुद आज पहली बार होश में आई हूँ। रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे पहली रोज़ ये सोचना चाहिए था कि यहाँ हर शख्स बंडर है। पहले बंडर ने धोखे से मुझे इस रास्ते पर डाला है और इसके बाद हर शख्स बंडर बनकर मुझे आगे धकेलता रहा। किसी ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने आज तक ऐसी बातें नहीं की, किसी ने नहीं कहा था कि मैं भी सर उठाकर चल सकती हूँ, दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकती हूँ। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था और तुम ऐसा ज़रूर करोगी, मैंने जवाब दिया। हम चाय की चुस्कियाँ लेते और बातें करते रहे। रत्ना ने अपने बारे में एक एक बात बता दी थी और ये इंकशाफ भी हुआ कि इसका असली नाम रत्ना नहीं सरिंदर कौर है और इसका ताल्लुक जालंधर के एक सिख घराने से है। रत्ना ने पूरी रात जागने और बातें करने का प्रोग्राम बना रखा था और वो वाकई जागती और बातें करती रही। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी, मैं भी दिलचस्पी से इसकी बातें सुनता रहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।